अधिक कैजुअल हो गए। देश में कोरोना के आंकड़े हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं और नए मामलों पर डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है। कोरोना को रोकने के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट जरूरी है, यह प्रधानमंत्री ने कहा। पीएम मोदी ने संपूर्ण लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया है, लेकिन हर रोज देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों पर चिंता भी जताई है। देश में हर रोज करीब 1 लाख से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं और इन्हें रोकने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट का मंत्र दिया है। संपूर्ण लॉकडाउन की संभावना से फिलहाल इनकार किया गया। देश में अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से पाबंदियां लगा रही हैं, सख्ती कर रही हैं और संक्रमण को फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। तो प्रधानमंत्री ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोरोना को हराने के लिए कई अहम सुझाव दिए। सबसे पहली बात, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया गया है और लापरवाही ना बरती जाए। ये 4 अहम बातें जो प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया महामंथन। प्रधानमंत्री ने 3T के जरिए कोरोना को रोकने का दिया मंत्र। ट्रैक करना, ट्रेस करना और कंटेन करना, इनमें बहुत तेजी की जरूरत है। वैक्सीन पर हो रही राजनीति का भी दिया जवाब और लॉकडाउन की अफवाहों पर भी लगाया विराम। जी हां, कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन बैठक की। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सभी राज्यों को आगाह किया और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कोरोना की दूसरी लहर का सामना करने के लिए 3T का मंत्र दिया। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट, यानी ज्यादा से ज्यादा जांच हो, संक्रमित लोगों का पता लगाया जाए और सबका इलाज किया जाए। हर इन्फेक्शन के हर कॉन्टैक्ट को ट्रैक करना, ट्रेस करना और कंटेन करना, इनमें बहुत तेजी की जरूरत है। 72 आवर्स में कम से कम 30 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हमारा टारगेट कम नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति का खबर आया तो उसके 30 संबंधित लोगों जो भी मिले हैं उसको हमने करना ही पड़ेगा। कंटेनमेंट जोन की भी सीमाएं स्पष्ट होनी चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। पूरे के मोहल्ले, इलाके के इलाके, ऐसा मत करो। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज ली। देश में वैक्सीनेशन में और ज्यादा तेजी आए, इसलिए प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव मनाने की अपील की। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। वैक्सीन को लेकर हो रही राजनीति पर भी प्रधानमंत्री ने खुलकर जवाब दिया और ये साफ कर दिया कि वैक्सीन सभी राज्यों को उनकी जरूरत के मुताबिक दी जा रही है और किसी एक राज्य को सभी वैक्सीन नहीं दी जा सकती। आपको मालूम है कि भी इतनी वैक्सीन बन पाती है। अभी ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियां
कोई रातों रात लग जाती है। जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। किसी एक राज्य में सारा माल रख करके हमें परिणाम मिल जाएगा, ये सोच ठीक नहीं है। हमें पूरे देश को ख्याल करके ही उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कोविड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट वैक्सीन वेस्टेज ये रोकना भी है। देश के अलग अलग हिस्सों में आंशिक और संपूर्ण लॉकडाउन लगा है, वहीं कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा है। बार बार या तो ये अफवाह फैलाई जा रही है या संभावनाएं जताई जा रही हैं कि देश में लॉकडाउन लग सकता है। प्रधानमंत्री ने इस पर भी जवाब दिया, साथ ही नाइट कर्फ्यू के लिए एक नए शब्द का इस्तेमाल किया। ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है। हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। 2020 के मुकाबले 2021 में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है। दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है, लेकिन देश अब कोरोना से परिचित है। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी है और लोगों को पता है कि हमें कैसे बचाव करना है। इसलिए प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि लापरवाही नहीं बरतिए और अगले कुछ हफ्ते सचेत रहिए, जिससे कोरोना की दूसरी लहर के संकट से देश आसानी से निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेंगलुरु, मैसूर सहित कर्नाटक के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा। जम्मू, श्रीनगर, बारामूला सहित जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद जैसे यूपी के 8 शहरों में भी नाइट कर्फ्यू है। भोपाल के कुलार में 9 दिनों का लॉकडाउन लग गया है। अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारों की ओर से सख्ती बढ़ाई जा रही है, पाबंदियां लगाई जा रही हैं ताकि संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। बेंगलुरु, मैसूर सहित कर्नाटक के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू है। इसी तरह से जम्मू, श्रीनगर, बारामूला सहित जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू है। उत्तर प्रदेश के भी 8 जिले, जिनमें गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, यहां भी नाइट कर्फ्यू है। इसके अलावा भोपाल के कुलार में 9 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। और मुंबई के धारावी में कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं। पहली बार धारावी में 24 घंटे में कोरोना के 99 नए मरीज मिले। धारावी वो इलाका है जहां बेहद सघन बस्ती है, जो आबादी का घनत्व है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर यहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती है तो इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होगा। पिछले साल कोरोना की जब पहली वेव थी, उस दौरान धारावी में कोरोना संक्रमण को सफलता से काबू पा लिया गया था, लेकिन इस बार की दूसरी वेव में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और कोरोना की इस दूसरी लहर में धारावी में संक्रमण पर कैसे काबू पाया जाता है, ये बहुत अहम होगा कि मुंबई में आगे संक्रमण न फैले। इसके लिए जरूरी है धारावी में इसे रोका जाए। और अब बात सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह की। सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने रिहा कर दिया। नक्सलियों के उन्हें बंधक बना लिया था और राकेश्वर सिंह अब रिहा हो चुके। गृह मंत्री अमित शाह राकेश्वर सिंह मनहास से फोन पर बातचीत की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ हुई, इसमें हमारे 22 जवान शहीद हुए और राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। आखिरकार बातचीत के जरिए उन्हें रिहा किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने राकेश्वर सिंह से फोन पर बातचीत की है। सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्हें नक्सलियों ने रिहा कर दिया। राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई की खबर के बाद उनके परिवार का ये खुशी का पल। राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई के बाद भावुक हुआ पूरा परिवार। राकेश्वर सिंह की रिहाई तो हुई, लेकिन उनके साथ ऐसा सलूक क्यों?
आखिरकार कई दिनों की बातचीत के बाद बीजापुर हमले के दौरान अगवा किए गए कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। राकेश्वर सिंह मनहास को कल नक्सलियों ने रिहा किया। जैसे ही रिहाई की खबर राकेश्वर सिंह मनहास के घर में पहुंची, माहौल त्योहार जैसा हो गया। ठीक हूँ, मैं हैप्पी हूँ, आई एम खुश, बहुत खुशी है मेरे को, मैं बता नहीं सकती आपको। तो अभी कॉल भी आया शायद आपको? हाँ, ऑफिशियली आ गया कॉल। तो अभी क्या बोल रहे हैं? सही सलामत सही बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ, ठीक। उन्होंने बताया, ऑफिशियली बता दिया? हाँ, बता दिया ऑफिशियली। मैं यही कहूँगी कि पापा आप जल्द से जल्द आ तो गए हो और घर वापस आ जाओ। रिहाई के बाद गृह मंत्री ने राकेश्वर सिंह मनहास से बातचीत करके उनका हालचाल जाना। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई पर खुशी जाहिर की। ये हमारी रणनीतिक सफलता है, जिसके तहत हमारे जो अधिकारी जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो लोग एक सफलतापूर्वक इसको क्रियान्वयन किए और धर्मराज सैनी जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पद्मश्री हैं, और उनके अगुवाई में लोग गए थे और सकुशल वापस लौटे हैं। राकेश्वर सिंह मनहास रिहा हो चुके हैं, लेकिन उनसे जुड़ी ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। आखिर भारत के बहादुर जवान के साथ दुश्मन देश जैसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? जिस तरीके से राकेश्वर सिंह मनहास को रस्सियों से बांधा गया, उसे देखकर तो यही लगता है कि इन नक्सलियों की हरकत किसी पाकिस्तानी आतंकी से कम नहीं है। इसलिए लगातार हम ये कह रहे हैं कि लाल आतंक का अंत कब होगा और जो लोग इससे सहानुभूति रखते हैं उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। गृह मंत्री जब छत्तीसगढ़ के बीजापुर स्थित सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर जवानों से मुलाकात करके हौसला बढ़ा रहे थे, तो उन्होंने साफ कर दिया कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सीआरपीएफ आज के दिन पराक्रम दिवस मनाती है और राकेश्वर सिंह मनहास की वापसी के बाद उनका हौसला फिर से बढ़ गया है। हालांकि अपने दोस्तों को खोने का दर्द जरूर है, लेकिन ये भी तय है कि सीआरपीएफ नक्सलियों से बदला जरूर लेगी और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी। मनीष शुक्ला, जी मीडिया। और बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकी मारे गए हैं। 2 आतंकियों के अब भी छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी जारी है। अंसार गजवातुल हिंद के सरगना को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। इम्तियाज अहमद अंसार गजवातुल हिंद का सरगना है, जिसे इस वक्त घेर कर रखा गया है। जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर, जहां पर शोपियां में 3 आतंकी मारे गए हैं। अंसार गजवातुल हिंद का सरगना, जिसे सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। खालिद और जानकारी के साथ हमारे साथ है। खालिद, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, रात भर जो ऑपरेशन था वो स्थगित रहा, लेकिन आज सुबह फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ है। 2 मिलिटेंट्स जो है अभी भी छुपे हुए हैं, लेकिन चिंता का विषय ये है सुरक्षा बलों के लिए कि कल रात को जो मुठभेड़ शुरू हुई थी एक लोकल मकान में शुरू हुई थी, लेकिन रात में जब 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया देर रात, तो 2 मिलिटेंट जो बचे हुए थे वो पुलिस के मुताबिक एक साथ की मस्जिद में छुपे हुए हैं। इसलिए सुरक्षा बलों को जो है उस ऑपरेशन को अंजाम देने में काफी दिक्कत हो रही है। बड़ी ही सैंक्टिटी का ख्याल रखते हुए, इस मस्जिद की एहतराम करते हुए इस ऑपरेशन को किया जा रहा है। और इसमें खबर ये भी है पुलिस के मुताबिक कि अंसारुल गजवतुल हिंद जो जाकिर मूसा का ग्रुप था, उसमें इम्तियाज परे जो उनके सरगना बताए जाते हैं वो उसमें फंसे हुए हैं। और ये बहुत बड़ी सफलता होगी सुरक्षा बलों के लिए अगर उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल 3 मिलिटेंट जो है मार दिए गए हैं और 2 अभी और छुपे हुए हैं। अभी मेरी आईजीपी कश्मीर से बात हुई है, उनका कहना है कि ऑपरेशन एक बार फिर रिज्यूम किया गया है और दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। 2 मिलिटेंट्स और हो सकते हैं जैसा कि इनपुट है सुरक्षा बलों के पास, लेकिन दिक्कत यही है कि मस्जिद में वो जो परिसर में घुसे हुए हैं, इसलिए मस्जिद को ज्यादा डैमेज ना हो, इसलिए खुद आईजीपी और जीओसी विक्टर फोर्स जो है शिपियन पहुंचे हैं। इस पर आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अंसार गजवातुल हिंद का इम्तियाज इसमें घिरा हुआ है, जैसा कि खालिद जानकारी दे रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। बताते हैं आपको दीदी को गुस्सा क्यों आता है।
वो समझ गए जो हम नहीं जीतेंगे। यहाँ जनता मांग रहे हैं मोदी जी को। आज ममता बनर्जी को चुनाव आयोग को जवाब देना है। चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए आज आखिरी दिन है। विवादास्पद बयान के मामले में ममता बनर्जी को यह जवाब देना है। विवादास्पद बयान देने पर शुभेंदु अधिकारी को भी नोटिस दिया गया था। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे कोलकाता में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बंगाल में कल चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों पर वोटिंग होनी है और उससे पहले अमित शाह की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।